हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 2 के लिए मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट करवाने वाला हूं। ये आपके आखिरी क्लासेस होगी। आज के इस क्लास के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रश्न जो है मैंने आपको जो भी क्वेश्चन करवाया है उसी से पूछा गया है। इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास में बात करी जाए तो मैं आपको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा और इसके साथ साथ एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्लासेस थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करिए, तो आप लोग एक बार लिंक को कॉपी कीजिए और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो आपके साथ हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चंस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, उस प्रश्नों को जरूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चंस कहता है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। तो देखिए यहां पर किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा गिराया गया, या फिर चीन के द्वारा, या फिर इटली के द्वारा, या फिर रूस के द्वारा। तो याद रखिएगा, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था भाई साहब, वह किसके द्वारा गिराया गया था, तो वह अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। बात करी जाए यहां पर, देखिए जापान के जो हिरोशिमा है, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसकी डेट क्या थी, तो डेट याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को यह बम गिराया गया था। कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को यह परमाणु बम कहां पर, हिरोशिमा पर गिराया गया था, जिसको किस नाम से जाना गया, तो जिसको लिटिल बॉय के नाम से जाना गया। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, लिटिल बॉय के नाम से इस बम को जाना गया था। आगे बात करेंगे, देखिएगा तो आपके नागासाकी की बात कर लिया जाए तो इसके जस्ट 3 दिन बाद जो है अमेरिका ने क्या किया, तो जापान के नागासाकी पर भी बम गिरा दिया। यानी कि कहने का मतलब 9 अगस्त 1945 को कहां बम गिराया जाता है, तो नागासाकी पर बम गिराया जाता है। और इस बम का क्या नाम था, इस परमाणु बम का, तो आप कहोगे सर इस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। क्या नाम था, फैटमैन के नाम से यह परमाणु बम जाना गया। आगे बात करेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह कब हुआ था। तो बात करें सेकंड वर्ल्ड वॉर की, तो देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है भाई साहब आपका 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, लेकिन यह चला कब तक था, तो चला था भाई साहब यह 1945 तक। डेट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे देखिए 1 सितंबर से यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1 सितंबर 1939 से यह स्टार्ट होता है और भाई साहब ये आपके 2 सितंबर 1945 तक जो है यह युद्ध चलता है। आगे बात करेंगे, देखिए यहां पर तो यह जो द्वितीय विश्व युद्ध था भाई साहब, यह किसके किसके बीच होता है, तो 2 राष्ट्र के बीच होता है। एक तो भाई साहब कौन था, तो एक था धुरी राष्ट्र, ठीक है, और एक था भाई साहब आपका कौन, तो मित्र राष्ट्र। अब इसके अंतर्गत कुछ देश थे, इन सभी देशों का नाम याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। बात करी जाए धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो आप कहोगे सर पहला था आपका जर्मनी। क्या था, पहला था आपका जर्मनी। दूसरा बात कर लिया जाए तो दूसरा था आपका इटली, और तीसरा बात कर लिया जाए तो तीसरा था आपका जापान। ठीक है, ये सभी के सभी देश जो थे यह किसके अंतर्गत था, तो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत था। वहीं पर बात कर लिया जाए मित्र राष्ट्र के अंतर्गत, तो मित्र राष्ट्र में सबसे पहले नोट करिएगा आपका था फ्रांस। ठीक है, क्या था भाई साहब, फ्रांस। इसके बाद बात कर लिया जाए तो ब्रिटेन था। इसके बाद बात कर लिया जाए तो आपका अमेरिका था। इसके बाद बात कर लिया जाए तो आपका रूस था। ठीक है, और काफी हद तक जो है इसमें चीन ने भी अपना योगदान दिया। ठीक है, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने हैं, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कि मित्र राष्ट्र का नहीं था। इसमें से 3 देश का नाम दे देगा और इसमें से एक देश का नाम दे देगा। तो उसमें से आपको क्या चुनना है, तो वैसा कौन सा देश जो कि मित्र राष्ट्र से नहीं है, तो मित्र राष्ट्र से नहीं है उसको आप आराम से चुन सकते हो, जब आपको क्या है, तो धुरी राष्ट्र देश का नाम याद होगा, जो कि क्या है, जर्मनी, इटली और जापान। तो इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका सी नंबर क्वेश्चन है चेका संगठन। ठीक है, चेका संगठन का गठन जो है यह किसके द्वारा किया गया था। तो बात करी जाए चेका की, तो चेका जो है किसके द्वारा गठित किया गया था, तो यह भाई साहब लेनिन के द्वारा गठित किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका गठन जो है यह कब किया गया, तो इसका गठन याद रखिएगा 20 दिसंबर 1917 को किया जाता है। कब किया जाता है, 20 दिसंबर 1917 को लेनिन के द्वारा जो है चेका का गठन किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो ध्यान दीजिए अगला नंबर क्वेश्चन है रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार जो है यह किसके द्वारा कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राष्ट्रों का कारागार जो है रूसी साम्राज्य को, यह भी किसके द्वारा, तो भाई साहब लेनिन के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। देखिए कहता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वर्साई की संधि यह कब
कब होती है? तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की जो संधि होती है यह जून 1919 में होता है। कब होता है? जून 1919 में वर्साई की संधि होती है। अब यह वर्साई की संधि जो है भाई साहब याद रखिएगा यह किसके लिए होता है? तो यूरोप में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए, यूरोप में शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है क्या होता है भाई साहब? तो वर्साई की संधि होती है। किसके किसके बीच होता है? तो आप कहोगे सर वर्साई की जो संधि है यह मित्र राष्ट्र के द्वारा, मित्र राष्ट्र के द्वारा जो है, मित्र राष्ट्र के द्वारा जो है यह क्या किया जाता है? तो जर्मनी के साथ यह संधि की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो यहां पर कि अमेरिका का नया संविधान जो है यह कब लागू किया गया? तो बात करी जाए अमेरिका के नया संविधान की, तो याद रखिएगा अमेरिका का जो नया संविधान है यह सन कब लागू किया जाता है? तो 1789 ईस्वी में लागू किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछी जा सकती है। बिल ऑफ राइट्स की बात कर लिया जाए तो इंग्लैंड की संसद के द्वारा यह पारित किया जाता है, लागू किया जाता है। और यह कब लागू किया जाता है? तो आप कहोगे सर 1689 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1689 ईस्वी में। डेट क्या थी? तो आपको याद रखना है 16 दिसंबर। क्या था? 16 दिसंबर 1689 ईस्वी को जो है इंग्लैंड की संसद के द्वारा बिल ऑफ राइट्स जो है यह पारित किया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में प्रारंभ होता है? तो इंग्लैंड के गृह युद्ध की बात कर लिया जाए तो यह जो है भाई साहब चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में क्या होता है? तो आरंभ होता है या प्रारंभ होता है। चलिए बात कर लिया जाए यह कब से कब तक चलने वाला गृह युद्ध है? तो आप कहोगे सर क्या? तो 1642 ईस्वी से लेकर 1649 ईस्वी तक। कितने तक? 1642 से लेकर 1649 तक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंग्लैंड की जो प्रथम गृह युद्ध है, ठीक है, इंग्लैंड की जो प्रथम गृह युद्ध है यह कब से कब तक चलती है? तो आप कहोगे सर 1642 से लेकर जो है या 1600 कब तक चलती है? तो 1646 तक चलती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है यहां पर कि फ्रांस की राजक्रांति जो है यह किसके शासनकाल में होती है? तो बात करी जाए फ्रांस की राजक्रांति जो कि कब होती है? तो 1789 ईस्वी में होती है। और इस समय जो फ्रांस में शासक होता है वह कौन होता है? तो भाई साहब लुई 16वां होता है। कौन होता है? लुई 16वां के शासनकाल में जो है फ्रांस की राजक्रांति होती है 1789 ईस्वी में। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो देखिए अगला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहां पर देखिए मिसटाइपिंग हो गई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन कि किसने संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया? तो याद रखिएगा संपूर्ण विश्व का जो चक्कर है यह भाई साहब मैगलेन के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा? मैगलेन के द्वारा संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया गया। आगे बढ़ेंगे देखिएगा। तो आगे हम लोग जो आज के इस क्लास में लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं यह भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है। ठीक है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस क्या कहता है? क्वेश्चंस आपका कहता है कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति पहले पहल क्यों हुई? यानी कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों हुई? इसका प्रसार कैसे हुआ? यानी कि धीरे धीरे जो है यह इंग्लैंड में तो शुरुआत हुआ था औद्योगिक क्रांति, लेकिन यह जो क्रांति है भाई साहब यह धीरे धीरे कैसे फैलता चला गया और काफी सारे देशों में इसका प्रभाव देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में आपको बताना है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे इसी क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारणों का क्या करें? तो परीक्षण करें। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। आंसर क्या कहती है? देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का क्या एक बेसिक परिचय रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में प्रथम औद्योगिक क्रांति की अगर बात कर लिया जाए तो यह 1780 से लेकर 1850 के दशक में मानी जाती है। ठीक है, इसकी अवधि यही है। औद्योगिक क्रांति का जो अर्थ होता है यह किसी देश के उद्योग और अर्थव्यवस्था के सामान्य धीमी दर की तुलना में क्या करना? तो त्वरित अनुक्रमण में परिवर्तन लाना है। कहने का मतलब कि औद्योगिक जो क्रांति थी यह क्रांति का एक ही उद्देश्य था, वह उद्देश्य यह था कि उद्योग और अर्थव्यवस्था में क्या करना? तो वृद्धि करना। आगे बात कर लिया जाए तो सर्वप्रथम जो है फ्रांस में जॉर्ज मिसलेट के द्वारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है। याद रखिएगा फ्रांस में जॉर्ज मिसलेट के द्वारा और इसके बाद जर्मनी में फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा जो है औद्योगिक क्रांति शब्द का क्या किया गया? तो प्रयोग किया गया। वहीं पर बात करी जाए तो विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो है कहां पर हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। बात कर लिया जाए विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहां होती है? तो यह इंग्लैंड में होती है। इसके बाद बात कर लिया जाए तो इसके पश्चात विश्व के अन्य देशों में भी औद्योगिक क्रांति का क्या देखने को मिलता है? तो प्रभाव देखने को मिलता है। आगे बात करी जाए तो देखिए इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति थी यह विश्व के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह औद्योगिक क्रांति सरकार के प्रयत्नों से नहीं बल्कि अपने आप होने वाली क्रांति थी। इस क्रांति ने औद्योगिक कहा जाए तो आधुनिक युग में आर्थिक विकास की दिशा में समस्त देशों का पथ प्रदर्शन किया।
आगे बात करें तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है 19वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड विश्व की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से छा चुका था। कहने का मतलब यह जो क्रांति थी जो कि इंग्लैंड में शुरुआत होती है और 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते जो है इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था थी कहा जाए तो संपूर्ण देशों में अपना आधिपत्य कायम कर चुका था। आगे बात करेंगे, इतिहासकारों का मानना है कि यह जो क्रांति है यह 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण जो है यह कब से कब तक माना जाता है तो यह 1740 ईस्वी में मानी जाती है, इसकी शुरुआत होती है, और दूसरा चरण जो है यह 1770 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। चलिए आगे बात करेंगे कि इंग्लैंड में इस औद्योगिक क्रांति का कारण क्या रहा है या फिर इंग्लैंड में ही इसकी शुरुआत होने का कारण क्या रहा है। तो सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। देखिए ध्यान से, जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड में जो है 18वीं शताब्दी के आसपास जनसंख्या में काफी तेजी से वृद्धि होता है। मानो कि लगभग जो है पिछले 3 दशकों में 50% जनसंख्या की क्या हो जाती है तो यहां पर वृद्धि देखने को मिलता है 18वीं सदी में। फिर बात करी जाए तो यहां पर देखिए, जब अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है तो भाई साहब वस्तुओं की मांग में भी क्या होने लगती है तो वृद्धि होने लगती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो भाई साहब हर एक संसाधनों की क्या होगी तो मांग बढ़ेगी। इस कारण उत्पादन की क्षमता बढ़ाने का क्या किया गया तो प्रयास किया गया। जनसंख्या में वृद्धि तथा आर्थिक विकास का जो चक्र है एक दूसरे पर यह आधारित माना जाता है। इस प्रकार उत्पादन बढ़ना औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख अंग बन गया। आगे बात करी जाए तो अगला रीजन जो था वह था यातायात का साधन। इंग्लैंड से ही शुरुआत क्यों होता है यह क्रांति, अब समझिएगा ध्यान से। तो यातायात का जो साधन है यह क्या है तो 18वीं शताब्दी में अगर बात कर लिया जाए तो यातायात के साधन के महत्वपूर्ण उन्नति हुई थी। इससे भारी वस्तुओं को क्या किया जा सकता था तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफी सुविधा होती थी, क्योंकि जब यातायात का आने जाने का साधन हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी वस्तु को, चाहे वो कितनी भी भारी क्यों ना हो, कितना भी वजनदार क्यों ना हो, उस वस्तुओं को क्या किया जा सकता है तो एक जगह से दूसरे जगह आसानी पूर्वक ले जाया जा सकता है। अतः औद्योगिकरण के लिए जो है साधन एकत्र करना सरल हो गया। जैसे ही यातायात की सुविधाएं बढ़ी तो क्या हुआ, औद्योगिकरण के लिए जो भी सुविधाएं थी, जो भी साधन था, उन सभी चीजों को एकत्रित करना जो है यह सरल हो गया, जिसकी वजह से औद्योगिक क्रांति जो है काफी तेजी से बढ़ती हुई नजर आई। 1830 ईस्वी के पश्चात सामान ढोने के लिए रेल का भी प्रयोग किया जाने लगा और इससे उद्योगों में क्या होता है तो एकाएक तेजी आ जाती है और आर्थिक उन्नति भी देखने को मिलता है। कब से तो 1830 ईस्वी के पश्चात, ठीक है, 1830 ईस्वी के पश्चात अब जो साधन के सामान थे यह रेलों का भी प्रयोग करके इधर उधर ले जाया जाने लगा, जिससे उद्योग धंधों में काफी तेजी देखने को मिली और इससे आर्थिक उन्नति भी काफी तेजी से बढ़ा। आगे बात कर लिया जाए तो रेल व्यवस्था अपने आप में एक उद्योग माना जाता है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ और आर्थिक स्थिति जो है यह काफी मजबूत हुई। तो यातायात के साधन बढ़ने से ये सारे परिवर्तन देखने को मिला। बात करी जाए तो व्यापार में भी वृद्धि देखने को मिला 18वीं शताब्दी में, ठीक है। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली। इसका मुख्य कारण था कि इंग्लैंड का जो सामान था जिसकी अत्यधिक मांग होना शुरू हो गया था, ठीक है। आगे बात कर लिया जाए तो इसके अतिरिक्त 1780 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, 1780 ईस्वी तक जो है इंग्लैंड ने 5 युद्ध में भाग लिया था, जिससे क्या हुआ तो इंग्लैंड के उद्योगों के द्वारा युद्ध के उपकरणों की आपूर्ति करने के द्वारा जो है यह काफी ज्यादा लाभ उठाया गया। इस प्रकार निरंतर बढ़ती मांग के कारण इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने क्या किया तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नए नए प्रयोग तथा आविष्कार करने शुरू कर दिए और इसके कारण क्या होता है तो औद्योगिक क्रांति का जन्म होता है। औद्योगिक क्रांति तेजी से वृद्धि होती है। आगे बात कर लिया जाए तो अगला जो कारण था वह था भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे तो देखिए इंग्लैंड जो था यह चारों ओर से सागरों से घिरा हुआ देश है। अब जैसे ही सागरों से घिरा हुआ यह देश है तो क्या होता है तो सागरों के तट पर बंदरगाह बनाने में यहां पर काफी ज्यादा सुविधा हुई। अब बंदरगाह बनाने से लाभ क्या क्या हुए तो देखिए, जिसके कारण क्या होता है तो माल उद्योगों को में तैयार होते थे और वे शीघ्र ही बंदरगाह पहुंच जाते थे और बंदरगाह पहुंचने के साथ साथ ही वह समुद्री मार्ग से बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जा सकता था। इंग्लैंड की जलवायु कपड़े के उत्पादन के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती थी। इसके अतिरिक्त कहा जाए तो इंग्लैंड में कोयला, लोहे की खानें, आवागमन के योग्य नदियों, ये सभी का साधन जो है उपलब्ध था, जिसके कारण इसकी जो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है यह कहां हुई तो भाई साहब इसकी शुरुआत इंग्लैंड में होती है। इन सभी सुविधाओं के कारण इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का क्या होता है जन्म होता है और धीरे धीरे यह औद्योगिक क्रांति फैलती चली जाती है। वहीं पर बात कर लिया जाए तो अगला कारण था नौसेना। नौसेना की बात कर लिया जाए तो देखिए महारानी उस समय कौन थी, एलिजाबेथ के काल में इंग्लैंड की नौसेना यूरोप में सबसे शक्तिशाली बन चुकी थी। इस वजह से इंग्लैंड को समुद्र का रानी भी कहा जाता था। किस लिए इंग्लैंड को समुद्र का रानी कहा जाता था, क्योंकि वहां की जो सैन्य शक्ति थी वह काफी शक्तिशाली था। बात करें
चले तो जल शक्ति के द्वारा युद्ध काल में उसके व्यापार में कोई भी देश रोक नहीं बन सकता था, रुकावट नहीं बन सकता था। वहीं पर बात करी जाए अगला, तो देखिए इसके मुकाबले के लिए अन्य देशों के पास इतनी शक्तियां नहीं थी, जिसके कारण क्या हुआ, तो इंग्लैंड में व्यापार दिनानुदिन बढ़ता चला गया और यह क्रांति और भी फैलती चली गई। अगला रीजन जो है आपका वह है उपनिवेश। उपनिवेश के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि इंग्लैंड ने विश्व के अनेक देशों में क्या किया, तो अपना उपनिवेश स्थापित करने का प्रयास किया और कर भी लिया। ठीक है, इस जिसकी वजह से क्या होता है, तो वहां पर कच्चा माल आसानी से ले जा सकता था तथा उन देशों में अपने द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं को आसानी से क्या किया जा सकता था, तो बाजार में उपलब्ध कराकर वहां पर बेची जा सकती थी, लोगों के बीच इसका फैलाव किया जा सकता था। अतः इसी वजह से क्या होता है, तो इंग्लैंड में व्यापार जो है काफी तेजी से बढ़ जाता है। आगे हम लोग अंत में निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष के अंतर्गत हमें क्या लिखना है, तो अतः उपयुक्त कथनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि औद्योगिक क्रांति ने जो है या कई आविष्कारों का क्या किया, तो निर्माण किया। देखिए औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी चीजों का आविष्कार देखने को मिला, बहुत सारे ऐसे साधनों का क्या हुआ, तो निर्माण देखने को मिला, जिससे क्या हुआ, तो कुछ उद्योगों की विनिर्माण क्षमता में क्या हुआ, तो सुधार देखने को मिला और अर्थव्यवस्था में सुधार किया गया। लेकिन इसके उपरांत जो है भाई साहब कुछ डिफेक्ट्स भी देखने को मिले थे। वह क्या था, तो अनजाने में इससे गरीबी और बेरोजगारी में भी काफी वृद्धि देखने को मिली, क्योंकि शारीरिक श्रम पर निर्भरता जो है यह कम हो गया था। क्योंकि जैसे ही मशीनरी चीजें आना शुरू हो गया, तो लोगों ने क्या किया, तो श्रम करना जो है, मेहनत करना जो है, इसको कम कर दिया। तो भाई साहब स्वाभाविक बात है कि जैसे ही मेहनत में कमी आ जाएगी, तो गरीबी और बेरोजगारी का जो पहल है यह स्टार्ट होगा ही होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, तो भाई साहब आपको आंसर लिखना है अपने पेपर में। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये आपकी आखिरी क्लासेस है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। बस आपको इसको क्या करना है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है। पहला क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा, वह क्या है, तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव। ठीक है, क्या याद करिएगा, यूरोप में धर्म सुधार, ठीक है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव कहे या फिर परिणाम कहे, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। या फिर पूछ लिया जा सकता है आपसे कि इंग्लैंड में गृह युद्ध, क्या पूछा जा सकता है, इंग्लैंड में गृह युद्ध के कारणों या परिणामों का। ठीक है, इंग्लैंड में गृह युद्ध के कारणों एवं परिणामों की क्या करे, तो विवेचना करे, ये पूछी जा सकती है। तीसरा नोट कीजिएगा भाई साहब, आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोप में क्या पूछा जा सकता है, यूरोप में आधुनिक विज्ञान के विकास पर विश्लेषण करें। ठीक है, यूरोप में आधुनिक विज्ञान, ठीक है, नोट कीजिएगा, यूरोप में आधुनिक विज्ञान के विकास का क्या करे, तो विश्लेषण करे, ये पूछा जा सकता है। ये तीनों क्वेश्चंस आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ताकि अगर यहां से क्वेश्चंस आए तो आप आराम से हल कर सको। तो कुल मिलाकर इतने सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अब सब्सिडरी की क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।